तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 8 अगस्त 2023। तो आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। दोस्तों, मैं तो पढ़ता हूँ क्या, इकोनॉमिक टाइम्स, और उसी में जो न्यूज आती है उसको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक टाइम्स है बेसिकली ये इकोनॉमी के फील्ड में नंबर 1 न्यूज़पेपर है। दोस्तों, सबसे बढ़िया न्यूज जो इकोनॉमी की है ना, वो इकोनॉमिक टाइम्स में ही आती है। और भी कई सारे न्यूज़पेपर हैं, पर अच्छी न्यूज इसी में आती है। तो दोस्तों, आज है ना, जो बेसिकली 3 न्यूज है, हालांकि उनमें से 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं केवल आपको याद दिलाऊंगा। सबसे पहले तो एक तो है दिल्ली सर्विस बिल। दिल्ली सर्विस बिल, कल अगर आपने इसमें पार्लियामेंट में देखा हो तो बहुत हंगामा हुआ था। फिर फाइनली ये इसको राज्यसभा ने पास कर दिया। इसको कल राज्यसभा में इस पर डिबेट थी, काफ़ी लंबी डिबेट चली। रात को 9-10 बजे के आसपास इस पर जाके वोटिंग हुई। वोटिंग में बीजेपी की, मतलब जो इसकी जीत हुई, तो ये बिल पास हो गया। लोकसभा ने इसको पहले ही पास कर दिया था। लोकसभा ने पहले ही पास कर दिया था। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था जब लोकसभा ने इसको पास किया था। फाइनली अभी कहाँ जाएगा दोस्तों, अभी जाएगा प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बेसिकली दिल्ली सर्विस बिल का जो संबंध है, वो दिल्ली में जो ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं ना, सीनियर लेवल के ऑफिसर, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद हो रहा है कि एलजी करेगा कि सीएम करेगा। तो इसी को लेकर ये बिल लेके आया गया है। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर चुका, आप चाहे तो मेरा पुराना वीडियो आराम से देख सकते हैं। दूसरा जो बिल पार्लियामेंट ने कल पास किया, बेसिकली लोकसभा ने पास किया है, उसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। डीपीडीपी कहते हैं इसको, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। जो हमारा पर्सनल डेटा होता है, ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं या फिर बैंकिंग करते हैं, तो वो डेटा जनरेट होता है। और वो डेटा का कई बार लीक हो जाता है दोस्तों, किसी को शेयर कर दिया जाता है चोरी छुपे से। तो उसको रोकने के लिए ये बिल लेके आए हैं। इसको लोकसभा ने कल पास कर दिया। अब आप जानते हो लोकसभा पास होने के बाद कहाँ जाएगा, ये राज्यसभा में जाएगा। इस पर कल मैंने शाम को ही डिटेल में वीडियो बनाया था, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो ये 2 न्यूज़ तो हमने पहले पढ़ चुके थे। अब जो लेटेस्ट में न्यूज है, बेसिकली एक कल क्या हुआ था पार्लियामेंट में, बेसिकली जो पार्लियामेंट में स्टेट मिनिस्टर है फाइनेंस के, भाई फाइनेंस का एक मेन मिनिस्टर होते हैं जो निर्मला ताई है, उनके सहयोग के लिए 2 स्टेट मिनिस्टर है। स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी जी। ये पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में इनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये पंकज चौधरी जी कल रिप्लाई दिए बेसिकली कि इंडिया के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट है ना, बाहर एक कर्जे, वो कितना है। इन्होंने कल इसको रिप्लाई दिया। तो इसका कई सारे इन्होंने डेटा प्रेजेंट किए थे। वो डेटा दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले न्यूज देखो, सेंट्रल डेट प्रोफाइल सेफ एंड प्रूडेंट एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो ईजेज फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये क्या मामला है पूरा में एक बार देखते हैं। देखो, आप सबको पता है दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट है ना, उनकी क्या होती है, इनकम हमेशा एक्सपेंडिचर से कम होती है। इनकम हमेशा क्या होती है, एक्सपेंडिचर से कम होती है। गवर्नमेंट खर्चे बहुत करती है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है हमेशा इनकम से ज़्यादा होता है। आमदनी अठन नहीं, खर्चा रुपया होता है। तो फिर ये सर ये अंतर कहाँ से आएगा, तो जो अंतर के लिए होता है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। आपने सुना होगा ना, सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। तो जो ये अंतर है राशि का, इनकम और एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट का, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब ये कहाँ से भरपाई होगी, 100 रुपये आप खर्च कर रहे हो, आपकी इनकम 50 रुपये, तो आप क्या करोगे, बोरोइंग करोगे। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, उधार लेती है दोस्तों। ऐसा गवर्नमेंट पे बहुत सारा उधार है। अब गवर्नमेंट 2 जगह से उधार ले सकती है। जो गवर्नमेंट बोरोइंग करते हैं दोस्तों, वो 2 तरह से कर सकती है। सबसे पहले तो इंटरनल, देश के भीतर से ले लो। इंटरनल, देश के भीतर से ही, जैसे बैंक से ये जीसेक के माध्यम से लेते हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से लेते हैं, और भी कॉमन मैन भी ले सकता है। तो देश के भीतर से जब गवर्नमेंट उधार लेती है तो उसको इंटरनल बोरोइंग कहते हैं। एक होती है दोस्तों एक्सटर्नल बोरोइंग, जब देश के बाहर से उधार लिया जाए। देश के बाहर से कैसे उधार लिया जाए, देश के बाहर से कई सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट है, क्या है, बहुपक्षीय इंस्टीट्यूट है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट है, इनसे भी उधार लेते हैं कई बार गवर्नमेंट। आपने देखा होगा ना, राजस्थान में जो वर्ल्ड बैंक, एडीबी के मदद से कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो बेसिकली क्या किया, वो उधार तो लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से उधार ले सकते हैं, और कई सारे मल्टी लेवल डेवलपमेंट बैंक है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये ब्रिक्स बैंक का, तो यहाँ से उधार ले सकते हैं। ऐसे मल्टीलेटर ले सकते हैं, साथ में बायलेटर भी ले सकते हैं, कोई दूसरे देश से उधार ले सकते हैं हम।
जैसे हम जापान से उधार लेते हैं, जैसे हम रशिया से उधार लेते हैं, तो बायलेटरली भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भारत सरकार होती है वो बेसिकली अपने खर्चे को पूरा करने के लिए उधार लेती है। उधार वो देश के अंदर से भी ले सकती है और देश के बाहर से भी ले सकती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, एक अच्छी डेट पॉलिसी क्या मानी जाती है, जिसमें जो इंटरनल डेट है ना वो ज़्यादा हो, इंटरनल डेट ज़्यादा हो, एक्सटर्नल डेट कम से कम हो। जो बाहरी कर्जा है ना वो कम से कम हो, क्योंकि बाहरी कर्जा किससे लेंगे, जो उनकी करेंसी में डॉलर में उधार लेंगे, जापानी का येन है जापान का, उसमें उधार लेंगे। और कल से हमारे पास अगर विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया तो उसको चुकाएंगे कैसे। तो एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता। इंटरनल डेट तो किस में होता है, रुपये में होता है। अगर गवर्नमेंट को मान लो पैसा भी समाप्त हो जाए तो गवर्नमेंट नया मुद्रा प्रिंट करके भी इसको चुका सकती है दोस्तों। लेकिन जो एक्सटर्नल करेंसी होती है उसके मामले में ये प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं होता। अगर डॉलर में कर्जा है तो हमको डॉलर ही देना पड़ेगा, बोले हमारे पास नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, दिवाले हो जाएंगे। लेकिन रुपये में कर्जा है गवर्नमेंट के पास और पैसा समाप्त हो जाए बुरी से बुरी स्थिति में, तब भी नया पैसा प्रिंट करके दिया जा सकता है, कर्ज चुकाया जा सकता है। इसलिए एक्सटर्नल डेट को अच्छा नहीं माना जाता। तो ये एक्सटर्नल डेट का इन्होंने कल डेटा दिया है दोस्तों। सबसे पहले हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये न्यूज आपने देख ली होगी, मैंने बताया जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस थे पंकज चौधरी जी, इन्होंने पार्लियामेंट में रिप्लाई दिया। कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारत का एक्सटर्नल डेट के बारे में, तो इन्होंने इसका रिप्लाई दिया। मैंने बताया सेंटर का डेट दो प्रकार का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी दो प्रकार के होते हैं, या तो बायलेटर दो देशों के बीच आपस में, जैसे कि जापान हमारी मदद कर रहा है किसमें, बुलेट ट्रेन में, तो जापान ने हमको उधार दिया। या फिर मल्टीलेटरल, कई सारे मल्टीलेटरल संस्थाएं होती है जिनमें कई सारे देशों ने मिलकर बनाया, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, तो वहां से उधार ले सकते हैं हम। जैसे कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे उधार ले सकते हो तो उसको मल्टीलेटरल कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया कि भारत पे टोटल कितना कर्जा है। ये डेटा हम पहले देख चुके हैं दोस्तों, इतने डेटा आपको याद नहीं रखना है, फिर भी ये डेटा याद रखना है कि भारत में वर्तमान में 155 लाख करोड़ के आसपास कर्जा है। एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रखना दोस्तों। ये जीडीपी का 57.1% है। कितना है, 57.1% ऑफ जीडीपी है। ये मैंने कंसेप्ट बता रखा है कि जब भी हम कर्ज को देखते हैं तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं, इसका एक रीजन बताता हूँ मैं। ए पर्सन है, बी है, इस पे 1 लाख का डेट है, ठीक है, इस पे 1 करोड़ का डेट है। अब मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा कर्जे में डूब रहा है, तो आप में से हर बच्चा कहेगा कि सर ये तो जो ये बी है वो ज्यादा कर्ज में डूब रहा है। लेकिन मैं कहूं कि इस एक की सालाना इनकम 10 लाख है, ठीक है, और इस बी की सालाना इनकम 100 करोड़ रुपीस ईयरली कमा रहा है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ किस पे ज्यादा कर्ज है। तब भी आप में से कई लोग कहोगे सर बी पे ज्यादा कर्ज है, तो नहीं है दोस्तों। ये सालाना 100 करोड़ रुपए कमाता है, इसकी सालाना इनकम का केवल 1% इस पर कर्ज है, जबकि इस पे अपनी ईयरली इनकम का 10% कर्ज है। तो अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो दोस्तों ये एक पर ज्यादा डेट है, क्योंकि इसकी इनकम बहुत कम है। 10 लाख तो इनकम का तो बहुत ही बड़ा हिस्सा इसका कर्ज में डूबा हुआ है। तो ऐसे दोस्तों दो देशों के कर्ज की तुलना उसके जीडीपी के कर्ज से करते हैं, सालाना कितना कमाता है देश। अब नेपाल और इंडिया की कैसे तुलना कर सकते हैं, एब्सोल्यूट फिगर में नहीं कर सकते ना, परसेंटेज में करेंगे। नेपाल की इनकम कितनी है, उस पर कितना कर्ज है, तो उसकी टोटल सालाना इनकम का कितना परसेंट कर्ज है। ऐसे इंडिया की सालाना इनकम कितनी है, उसका कितना परसेंट कर्ज है, उससे कंपेयर किया जा सकता है। तो ऐसे इसमें मैंने बताया कि जो इंडिया पर कर्ज है ना 155 लाख करोड़, ये जीडीपी का कितना है 57.1% है। मतलब अगर हम सालाना इंडिया अगर साल भर में, सुन लो दोबारा इसका मतलब, इंडिया साल भर में अगर 100 रुपये की इनकम होती देश में तो 57 रुपये हमारे ऊपर कर्ज है, सिंपल सा इसका ये मतलब है दोस्तों। तो ये फिगर आपको रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है कि आज की डेट में जो फाइनेंशियल 2023-22-23 था, 31 मार्च 2023 को समाप्त हो गया। उस डेट को इंडिया पर जो जीडीपी जो कर्ज था 155 लाख करोड़ था, जो उसकी जीडीपी का 57.1% था। ये इसने कंपेयर किया कि भाई फाइनेंशियल ईयर जो 20-21 था, 31 मार्च 2021 को 61.5% था, तो उससे कमी आई है दोस्तों। परसेंटेज में कमी आई है, एब्सोल्यूट में तो बढ़ेगा, एब्सोल्यूट में तो बढ़ेगा क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन वो इनकम ज्यादा बढ़ी तो कर्ज कम दिख रहा है। तो फिर भी ये नहीं समझे कोई बात नहीं, आपको तो ये चीज डेटा रट लेना है कि इंडिया का जो कर्जा है ना वो 57.1% ऑफ जीडीपी है, 155.6 लाख करोड़। ठीक है बात यहां तक। अब दोस्तों इस कर्ज में सपोज करो अगर इंडिया पे 100 रुपए कर्ज ले रहा है तो कुछ तो इंटरनल ले रहा होगा, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल से ले रहा होगा। तो एक्सटर्नल कर्जा कितना है, तो दोस्तों ये कहना है इनका, जो कल इन्होंने रिप्लाई दिया कि लगभग 4.8% ऑफ टोटल डेट, कितना एक्सटर्नल डेट है इंडिया पर। अगर इंडिया 100 रुपए उधार ले रहा है
तो उसमें से 4.8 रुपये क्या कर रहा है, बाढ़ से उधार ले रहा है। ये फिगर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी याद रखना, 4.8%। और पहले ये ज्यादा था, पहले जब 2014 जब गवर्नमेंट यूपीए की थी लास्ट में, तब ये 6% से भी अबव था। मतलब पहले जब हम 100 रुपये उधार लेते थे तो 600 रुपये से ज्यादा बाहर से लेते थे। तो हमारे क्या हुआ, अब कमी आई है इसमें दोस्तों। ये ट्रेंड पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत का जो एक्सटर्नल डेट है उसका टोटल डेट में हिस्सा परसेंटेज वाइज में घटाए कि बढ़ाए। तो दोस्तों घटाए, पहले ये 6% से ज्यादा हुआ करता था, आज की डेट में ये 4.8% ही है। मतलब 100 रुपये आप उधार ले रहे हो तो 4.8 रुपये आप बाहर से ले रहे हो, बाकी 95.2 रुपये हम इंडिया में डोमेस्टिकली इंटरनली उधार ले रहे हैं। इस फिगर का मतलब ये है टोटल डेट में एक्सटर्नल डेट का कितना हिस्सा है। तो ये जो फाइनेंशियल 2014 था, 31 मार्च 2014 को समाप्त हुआ, ये 6.4% था। बेसिकली ये यूपीए गवर्नमेंट से तुलना करना चाह रहे हैं। जब वो यूपीए गवर्नमेंट समाप्त होगी उसके बाद मोदी गवर्नमेंट आए, तो इन्होंने कहना था कि उस जमाने में 6.4% था, लेकिन हमारे टाइम पे कितना कर दिया हमने, 4.8% कर दिया। तो ये कमी आई है दोस्तों परसेंटेज वाइज में, परसेंटेज वाइज में कमी आई है। ये डेटा भी आपको याद रखना है। अब ठीक है, हम उधार तो ले रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल डेट हो गया टोटल ये लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास। इन्होंने बताया कि कल डेटा में कि हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट उधार है। मैं फिर कह रहा हूं, फिगर याद नहीं रखना, ट्रेंड याद रखना है। तो जो बाहरी कर्ज है ना हमारे ऊपर, वो 7.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसमें सर बाहरी कर्ज तो हम दो तरह से लेते थे, एक तो मल्टीलेटरल, ठीक है, दूसरा बायलेटरल। तो दोस्तों जो टोटल बाहरी कर्ज लेते हैं ना हम, उसमें मल्टीलेटरल का हिस्सा ज्यादा है, 70% के आसपास है। अगर हम 100 रुपये बाहर से उधार ले रहे हैं फॉर इंस्टेंस एक्सटर्नल डेट, तो उसमें 70% हिस्सा किसका है, मल्टीलेटरल का है, और 30% बायलेटरल का है। अब आप सब के दिमाग में खलबली मच रही हो, किस तरह इतना रामकहानी क्यों सुना रहे हो। तो दोस्तों ये एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाएगा, यूपीएससी में कई बार ऐसा पूछते हैं कि भारत के जो टोटल एक्सटर्नल डेट हम उधार लेते हैं उसमें से किसका हिस्सा ज्यादा है, मल्टीलेटरल का या बायलेटरल का। तो बस आपको ये परसेंटेज भूल जाओ, इतना याद रखो कि भारत बाहर से उधार लेता है तो जो मल्टीलेटरल संस्थान है जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे एडीबी, इनसे ज्यादा लेता है कंपेयर टू देश से। बायलेटरल तो दूसरे देश की तुलना में हम जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनसे ज्यादा उधार लेते हैं, ठीक है बात। अब इसमें एक डेटा और आएगा दोस्तों, इससे ज्यादा फिर हम यहीं रोकेंगे। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेटा है बेसिकली वो सबसे ज्यादा मल्टीलेटरल एजेंसी से है, और बायलेटरल में हम 30% है। अब इसमें एक फिगर और आएगा, सब बायलेटरल तो हम उधार लेते हैं, तो सबसे ज्यादा कहां से लेते हैं, ये दोस्तों आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा दोस्तों हम जापान से उधार लेते हैं। कहां से लेते हैं, जापान से। टोटल जो बायलेटरल कर्ज लिया ना हमने, उसका 75% हिस्सा किसका है, जापान का है। फिर रशिया का है, किसका है, रशिया का है, और थर्ड जर्मनी का है। समझे बात को। ये डेटा ये कह रहा है कि भाई जो भारत बायलेटरल कर्ज लेता है ना, उसमें सबसे ज्यादा कौन से देश से उधार लेता है, तो जापान को लेता है। ये एक नाम तो याद रखना चाहिए। अगर सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के द्वारा जो एक्सटर्नल डेट लिया जाता है उसमें सबसे ज्यादा बायलेटरल में कौन सा देश द्वारा लिया जाता है, तो जापान से लिया जाता है। सेकंड नंबर पर रशिया से लिया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर बायलेटरल सोर्स में सबसे ज्यादा जापान में 75%, रशिया से 11%, फिर जर्मनी से 10%। अब टोटल एक्सटर्नल डेट में, सॉरी, टोटल एक्सटर्नल डेट, तो टोटल हमारा एक्सटर्नल डेट है कितना है, लगभग 7.5 लाख करोड़। कितना है, 7.5 लाख करोड़। इसमें सबसे ज्यादा किससे उधार लेते हैं, तो सबसे ज्यादा दोस्तों जापान से। जो भारत का टोटल विदेशी कर्ज है ना, उसको सबसे ज्यादा किससे उधार लिया है, जापान से लिया है। जापान हम इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है। जापान की मदद से इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बुलेट ट्रेन जैसे। जापान ने इंडिया को काफी मदद करी है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे ज्यादा डोनर कौन है, हमारा डोनर या उधार देता, वो बेसिकली जापान है। जापान से हमने बहुत अच्छा उधार लिया। क्यों लिया है, क्योंकि बहुत चीप रेट पर देता है दोस्तों। अगर आपको ध्यान हो कि जो बुलेट ट्रेन के लिए जापान लगभग 1 लाख करोड़ का उधार दिया, और कितना परसेंट पे, लगभग शायद मुझे एक जगह याद नहीं, लेकिन 1% से भी कम। सोचो 1% से भी कम इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन मिल रहा है जापान से। तो इसलिए जापान सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर दोस्तों है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीपी, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस में। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक सेकंड नंबर पर इंडिया को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड नंबर पर वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। और फोर्थ बैंक नंबर पर वर्ल्ड बैंक है, जिसको बेसिकली टेक्निकली कहते हैं आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इंडिया अपना जो एक्सटर्नल डेट लेता है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है जापान। सेकंड नंबर पर करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, थर्ड नंबर पर करता है आईडीए, और फोर्थ नंबर पर करता है आईबीआरडी।
आप आराम से इसको देखो देखो टोटल एक्शन डेट में सबसे ज़्यादा हिस्सा जापान का है दोस्तों, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, फिर आईडीए का और फिर आईबीआरडी का है। तो याद रह जाएगा क्या, ये 2 रैंक का आपको याद रखनी है। टोटल ने पूछे भाई, टोटल अगर 100 रुपये उधार लिया तो इसमें से हमने 70 रुपये तो लिया किससे, मल्टीलेटरल से, ठीक है। 30% लिया किससे, जो बायलेटरल दूसरे देश से। ये बायलेटरल में कौन कौन से देश से लिया, सबसे ज्यादा जापान से लिया, फिर रशिया से लिया, थर्ड जर्मनी से लिया। ये तो ये बायलेटरल की रैंकिंग देख रहे हैं हम। अब टोटल में रैंकिंग देखें, टोटल में 100 रुपये में सबसे ज्यादा उधार करता कौन है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों हम जापान से उधार लिया, जापान से। सेकंड नंबर पे हम लिए दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक से। थर्ड नंबर पे लिए एक संस्था है वर्ल्ड बैंक की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फोर्थ नंबर पे लिए एक संस्था है वर्ल्ड बैंक की, कहलाता है बेसिकली इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। तो ये चारों की भी रैंकिंग आपको याद रखनी चाहिए। 4 याद नहीं है तो एक तो याद रखना ही रखना, जापान, और सेकंड एडीबी याद रखना, ठीक है बात यहां तक। तो दोस्तों यही न्यूज थी आज की, यही समाप्त होती है। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।